everyone. Today we will initially discuss how to approach Unit 1 of Psychology Optional, and we will also try to solve some PYQs of the optional. Initially, we will analyze also how to understand the PYQs, and after the understanding of PYQ, what strategy actually we should adopt in your study, in our answer writing. I have a certain experience related to copy checking and teaching, and after that copy evaluations I noticed few things. मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे एटलीस्ट वो जब भी यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ गाइड करूँगा कि आप कैसे एक्चुअली यूनिट 1 के क्वेश्चंस को करना चाहिए। और यूनिट 1 को कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप अभी प्रिपेयर ही करने जा रहे होंगे, तो किन चीज़ों पे फोकस करना है उस पर भी आज हम लोग बातें करेंगे। लेट्स सी वंस क्या क्या करने वाले हैं, एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस हियर सम की टर्म्स। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में यूजुअली कुछ टर्म्स लिखे होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत बार मैंने देखा समझ नहीं पाते। इवन आप हमारे यहाँ की कॉपीज भी देखेंगे तो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप अगर सही क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हैं उसके मार्क्स मैं देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट सही लिखे होते हैं तो उसके मार्क्स मैं देता हूँ, प्लस आपने ऑर्गेनाइजेशन सही किया तो उसके मार्क्स देता हूँ, और उसके बाद आपने सही से रिप्रेजेंट किया तो उसके मार्क्स देता हूँ। मेरे यहाँ की आंसर शीट में 4 सेगमेंट्स बगल में लिखा होगा रिमार्क साइड में। तो मैंने उसमें देखा कि बहुत बार बच्चों को सही क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन नहीं आता। अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गिव एग्जाम्पल तो लिख रहे होते एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, या फिर वो कभी ऐसा पूछ रखा होता है कि वो इवेल्युएट करो तो उसका क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे होते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए कहा गया होता तो इवेल्युएट कर रहे होते। इस सब सेगमेंट से बचना चाहिए और इसको करेक्टली हमें कैसे करना है इसी पे आज हम लोग आएंगे। देन नेक्स्ट सेगमेंट्स हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में कौन कौन से डायमेंशंस के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितना पूछा हुआ है और उसको हम कैसे बेटर करें, इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने सारे पेपर को एनालाइज किया आफ्टर द वॉचिंग ऑफ सिलेबस, आफ्टर द वॉचिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, I reached to the conclusion the most of the questions of UPSC has been asked, even most of your all questions has been asked only on 5 dimension. That the first dimension is psychology as a science. अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन साइकोलॉजी एज ए साइंस पे पूछे गए, और फिर उसके बाद सेकंड है अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, एंड फोर्थ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, fifth branches of psychology, and sixth is some miscellaneous also. तो यहाँ पर आप देखिए टोटल 6 डायमेंशंस को आप अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर ले, 6 में भी आप कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। मैं कई बार क्लास में आप लोगों से कहता हूँ डोंट ट्रस्ट ऑन एनी टीचर, डोंट ट्रस्ट ऑन एनी एक्सपर्ट्स, ट्रस्ट ऑन ओनली सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, बिकॉज सिलेबस इज योर गीता, बाइबल, Quran, whatever you want you can see, and the previous year paper is explanation of that Gita, Bible and Quran. सिलेबस और पेपर के अकॉर्डिंग ही आप करो। तो मैं यहाँ पर आपसे प्योरली पेपर के ऊपर डिस्कस करूंगा, और पेपर से ही आपको अपना अप्रोच सेट करना है कि आपको कैसे इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। इसके लिए डायमेंशंस मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ डिटेल में, और इस डायमेंशंस को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मेरी बुक का डायमेंशंस है। इवन मैंने जो आप लोगों ने, शायद बहुत लोगों ने मेरी बुक को बाजार में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, और शायद कईयों के पास होगा भी। उस केस में आप देखोगे जो मैंने बुक में अपने मेंशन किया है दैट इज 1994 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने यूनिट वाइज सेपरेट कर दिया। अब यूनिट वाइज सेपरेट करने का बेनिफिट आपको क्या हो सकता है, या अगर सेपरेटेड मिलेगा तो क्या बेनिफिट होगा आपको। सपोज यूनिट 1 तैयार हो गया, आपने स्टडी कर ली, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उसको आप लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको ये पता चल जाए कि इस यूनिट में कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो उसको लिखने की आप स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं, और उसको स्ट्रैटेजी
में क्या क्या ध्यान रखना है उस पर भी हम बातें करेंगे। सो इसको मीन्स इस डायमेंशंस को समझने के लिए हो सकता है आपको मेरी बुक की जरूरत पड़े, और अगर नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस और ईयर भी बताता जाऊंगा, तो उसको आप चेक करते जाना कि ये क्वेश्चन नंबर इस ईयर में इतने मार्क्स में पूछा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू बाय दैट। देन द नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट को समझने के लिए एक्चुअली क्या मटेरियल की जरूरत होगी। सो व्हाट मटेरियल इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दिस यूनिट दैट वी आल्सो स्टडी। आप जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास पढ़ी, मैं आप जानते होंगे वो लोग कि मैं हर यूनिट को पढ़ने के लिए ऐसे समझाता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत कम बुक्स हैं, मटेरियल वो आप जानते हैं। तो हर यूनिट को पढ़ने के लिए मैं बताता हूं कि इस यूनिट को ज़्यादा यहाँ से पढ़ें, इस यूनिट को यहाँ से पढ़ें, और अगर कहीं से नहीं करना है तो आप नोट से करें। नोट जो यहाँ का होगा, बिकॉज आई यूज टू टोटली गवर्नमेंट सोर्सेस, सो आप उसको भी यूज़ करें। और इस मटेरियल में भी मैं बताऊंगा कि अभी किस को कैसे कवर कर सकते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, इस पे ही से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं और एक एक सेगमेंट डिस्कस करना है, स्टार्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू एक्चुअली गेट अ गुड स्कोर इन ऑप्शनल, सो कुछ स्ट्रैटेजी को अपने लिए चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है या फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेटजीज को आपको एक्वायर करनी पड़ेगी या उसको अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अगर सिलेबस से ध्यान से, तो जो भी हमारे टोटल 14 यूनिट्स हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें सारी यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि हर बच्चा कर सकता है। एवरीवन कैन सॉल्व दैट यूनिट। लाइक यूनिट 5, 6 लर्निंग इज वेरी सिंपल यूनिट, मेमोरी इज वेरी सिंपल यूनिट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनैलिटी, ये सब बच्चे कर लेते हैं। और जो मेरे कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस, तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जो मिस होता है वो यूनिट 1, 2, 3। और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इफ यू विल गो टू रीड फॉर द यूपीएससी, तो किसी भी, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स हो, कहीं पर सही से ऑर्गेनाइज्ड है नहीं। तो उस केस में बच्चों को बहुत मुश्किल होता है कि यूनिट 1 के लिए क्या मटेरियल पढ़ें, और अगर मटेरियल मिल भी गया तो उसको यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दिस इज अदर प्रॉब्लम। और प्रिपेयर भी कर लिया तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये भी कोई श्योर नहीं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन यूनिट 1। सिमिलरली यूनिट 2 के लिए, आप यूनिट 2 के लिए जैसे आप रिसर्च पे अगर आप जाएंगे 2 and 3, तो मैं डायरेक्ट उसको रिसर्च बोलता हूँ। सो यूनिट 2 and 3 से भी क्वेश्चन अच्छे नंबर में आते हैं, और वहाँ पर भी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। और अगर आप रिसर्च की बुक पढ़ेंगे वो बहुत वास्ट हो जाएगी, एनसीईआरटी करेंगे वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप और क्या करेंगे, जैसे आप कोई स्टैंडर्ड बुक लाइक रॉबर्ट बेनेट एटकिंसन, सैफरी नीलगार्ड फॉलो करेंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ उतना रिसर्च में लिखा नहीं है। तो मीन्स यूनिट 2, 3 के भी मार्क्स या क्वेश्चंस नॉर्मली मैं देखा हूँ बच्चों को अटेंड नहीं हो पाते, मार्क्स मिल नहीं पाते। सो यूनिट 1, 2, 3 इज एक्चुअली डिफिकल्ट यूनिट। सो इसको सीखने के लिए डोंट कॉम्प्रोमाइज, राइट। और यहाँ कॉम्प्रोमाइज की तो आपकी रैंकिंग या स्कोर्स ऑफ और फाइनल सिलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ेगा। अनदर थिंग, लास्ट की जो 3 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 13, 14 एंड 15, 12, 13 एंड 15, तो 12, 13 एंड 14, 12 यूनिट इज वेल रिटन इन मेनी बुक्स, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। 30 यूनिट्स इज अगेन दैट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, वहां पर भी बच्चों का कनेक्ट नहीं हो पाता। मीन्स लास्ट के 3 यूनिट और फर्स्ट 3 यूनिट अगर आपके अच्छे से तैयार हो गए, और जिन बच्चों के बहुत अच्छे से तैयार होते हैं उनके ही स्कोर सच में फाइनल लिस्ट की तरफ आ पाते हैं। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 यूनिट्स एंड लास्ट 3 यूनिट्स यू मस्ट वॉच केयरफुली। अब उसमें भी क्योंकि ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स स्टेट कमीशन के में भी आएगा, ये टॉपिक यूजीसी में भी आएगा, ये टॉपिक्स टीचिंग में भी आएगा। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस लेवल पर प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आप हर एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। सो यूनिट 1 की पढ़ने के लिए या यूनिट 1 को प्रिपेयर करने के लिए क्या मटेरियल जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान में रख लेना, मैं अक्सर बोलता हूं कि सिलेबस में जो लिखा है वही पूछता है। आप 2014 से ऑनवर्ड अगर पेपर उठा के देखो, एक भी ऑप्शनल में क्वेश्चंस नहीं आया जो उसने सिलेबस में मेंशन ना किया हो। और
बहुत अगर उसका मन हुआ तो करंट अफेयर पूछता है। साइकोलॉजी के करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइकोलॉजी करंट अफेयर्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम सम साइट्स, इवन अगर वहाँ से बचना चाहते हैं आप तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, उसका बेसिक्स भी लिख देते हैं। तो जो यूनिट 1 है उसमें आप करंट अफेयर के लिए यू कैन प्रिफर फ्यू थिंग्स, लाइक यू कैन यूज इवन इंटायर साइकोलॉजी के लिए, लाइक साइंस टुडे आप यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी टुडे यूज़ कर सकते हैं, निम्हांस की वेबसाइट, एपीए की वेबसाइट, यहाँ पर आप जा करके कुछ वक्त आप ऑप्शनल के लिए दें और करंट अफेयर्स वहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट। सो करंट अफेयर्स साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी में थोड़ा सा डायनेमिक नेचर का होता है। एक प्योरली एक ऐसा स्टैटिकल नहीं है कि आपको बस एक बार कर लिया तो वही सब कुछ आता है, नहीं। ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कंटेम्पररी, so that psychology is also based on contemporary, and contemporary things are changeable as per the times and situation। खैर आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। यूनिट 1 को पढ़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है हम इसमें पहले डिस्कस करते हैं। सो फॉर द यूनिट 1 फर्स्ट यू नीड टू रीड एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से आप मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी बहुत अच्छे से लिखा है। सो आप मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में 3 वर्ड आपको यूज करना जरूरी है। फर्स्ट वर्ड इज mental process, and second word is behavior, second is behavior, and third word is experience। so आप जब भी इसकी डेफिनेशन लिखो तो इन 3 वर्ड्स को आप हाईलाइट करो। और मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि क्लास में भी, इवन मैं कॉपी भी चेक करते समय बच्चों के रिमार्क्स में भी लिखता हूं, यू शुड हाईलाइट। आप एग्जामिनर को दिखाना क्या चाह रहे हो, बिकॉज वेन एवर दे वर आस्किंग यू शुड राइट योर ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको 30-40 ऑप्शनल में से उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से जो चूज करना हो चूज कर लो, तो उसमें आपको अपनी आर्ट तो दिखानी पड़ेगी, राइट। ये सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं होगा, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स का जीवन एक आर्टिस्टिक जीवन भी होता है, सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड नहीं होता। सो आप जब भी इसको डिफाइनिंग कहीं जरूरत पड़ती है तो आप 3 टर्म्स उसमें जरूर दिखाएं। फर्स्ट इज बिहेवियर, सेकेंड इज मेंटल प्रोसेस, थर्ड इज एक्सपीरियंस। इन 3 वर्ड्स को अगर आप गैप करते हैं तो आप डेफिनेशन लिखेंगे भी तो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं बनेगा। और जो ये डायग्राम है ये एनआईवीएस की बुक में मेंशन है। सो एनआईवीएस शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए है, तो गवर्नमेंट सोर्स से भी है। सो इसमें डायग्राम बना हुआ बहुत अच्छा, तो आप जब भी डिफाइनिंग को लेना चाहें वहां से ले सकते हैं, अच्छा लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद एनसीईआरटी का जो सेगमेंट है और क्या ले सकते हैं आप फ्रॉम एनसीईआरटी, यू कैन टेक जस्ट इट्स ब्रांचेस को बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत कम वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ब्रांचेस समझने के लिए आप वहां से आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा पढ़ सकते हैं। इवन पढ़ना तो पूरा है, बट मेंस लिखने के लिए क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन या टेस्ट सीरीज जब आप लिखें तो ब्रांचेस आप एनसीईआरटी से आप कॉपी कर लें। देन इसके एप्लीकेशंस का सेगमेंट बहुत आता है, तो एप्लीकेशन यू कैन गो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी। आई विल रिपीट दिस, आई थिंक मैंने गलत बोला होगा। सो क्लास 12 एनसीईआरटी पे जाएं और उस क्लास 12 एनसीईआरटी का यूनिट 8 उसमें एप्लीकेशन या साइकोलॉजी इन डेली लाइफ लिखा है। आप यूपीएससी के पेपर उठा के देखें तो वहाँ से उसने डायरेक्ट कॉपी किया है कि कैसे साइकोलॉजी हमारे एजुकेशन में अप्लाई होगी, साइकोलॉजी कैसे हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम में अप्लाई होगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई होगी। सो यूनिट 12 पढ़ें। अब आप कहेंगे यूनिट 1 तो सिर्फ 11th का ही हमें पढ़ करके यूनिट 1 यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इट इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ईपीजी पाठशाला। तो ईपीजी पाठशाला से भी कुछ ले लें, बिकॉज इट इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वहां पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अराउंड 40 स्लाइड्स हैं, तो 40 स्लाइड्स में अगर आप शिद्दत से देखें तो उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे डायनेमिक या कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स दिए हैं, सच लाइक एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज, लाइक 2022 का जो क्वेश्चन आया था वो वहीं से आया हुआ था, सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर से आया हुआ था। इवन वो करंट में भी था बिकॉज ऑफ, आपने बॉम्बे का केस सुना होगा, सेलिब्रिटी आप नाम लेना चाहूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, दैट इज शाहरुख खान के बेटे का केस। या फिर आप कई शहरों में बच्चे पकड़े गए थे जो टीनेज में थे और वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे थे।
तो सब्सटेंस रिव्यूज वेल मेंशन इन दैट ईपीजी पाठशाला, बहुत अच्छे टॉपिक्स वहाँ मेंशन होते हैं, तो आप उसको जरूर पढ़ें। एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए या जो इसमें डायमेंशंस हैं लाइक एडिक्शंस एज वेल एज कॉग्निटिव बाइस, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, वो आप वहाँ से उठाइए। देन इग्नू से आपको साइकोलॉजी या साइंस समझने के लिए बहुत अच्छा मेंशन हो सकता है। एंड सम स्टैंडर्ड बुक ऑल्सो, सम स्टैंडर्ड बुक्स को समझने के लिए भी आप इसको का भी यूज करके साइकोलॉजी या साइंस यहाँ से समझ सकते हैं। देन उसके बाद जो क्लास नोट्स है, क्लास मटेरियल है, क्योंकि वो हम तो सब पढ़ाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये आपके हाथ में है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, और फिर वो आपको ना इग्नू पढ़ने की ज़रूरत, ना एनसीईआरटी, ना ईपीजी पाठशाला। सो अब जो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं उनको तो मैं कहूँगा कि आप जरूर इनको पढ़ें, और अगर हो सकता है तो NIOS भी पढ़ें। सो दैट इज NIOS। एंड देन इतनी बुक्स या इनमें से जो टॉपिक्स हैं आप पढ़ने के बाद देन पेपर्स को अप्रोच करना शुरू करें। अब पेपर्स को अप्रोच करने के लिए या पेपर को देने के लिए कुछ चीज़ें जरूर ध्यान में रखें। पहले तो आप एक ऐसे नोट्स को तैयार करें जिसमें आप के अपने खुद के लिखे हुए हों, कुछ अच्छे बेहतरीन कीवर्ड्स हों, और उन कीवर्ड्स को प्रिपेयर करने का लॉजिक्स मैं आपको समझाता हूं और मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। सो सी केयरफुली क्या उसको ध्यान में रखना है। जैसे यूनिट 1 है, पूरे पेपर को आप ले लो, पूरा पेपर 1994 से लेके 2021 और 22 तक का। सो सारे पेपर को जब मैंने एनालाइज किया, सो आई नोटिस्ड दैट most of the questions were only from these 6 topics, और इन्हीं 6 topics में से ही questions आए हुए हैं। Like first is psychology as a science। अब psychology as a science के ऊपर अगर आपको आंसर लिखना है, so first thing आप इसको कहाँ से पढ़ें, go to the NCERT, यहाँ से कर लो, right? और इसके अलावा आप रॉबर्ट बेरेन को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने भी लिखा हुआ है। सो बेरेन ऑल्सो यू कैन फॉलो। एंड देन इसके बाद आपको अगर मन करता है तो इग्नू, क्योंकि इग्नू में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखे हैं साइकोलॉजी एज ए साइंस, और इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, इवन मैंने अपने बुक्स में सारे क्वेश्चंस को एक साथ सेपरेट कर दिया हुआ है, और उसके मॉडल आंसर भी मैंने बना करके दे दिए थे। इवन हमारे यहाँ के बच्चों ने इसके आंसर को बुक में लिख करके दिया हुआ था। सो मैं वो आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, या वो इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक बार देखिए आप। सो सी, जैसे इसमें साइकोलॉजी एज साइंस से इस बुक के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय बुक, और इस बुक के अकॉर्डिंग आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11, 13, 18, 23, 25, 32, 37 इस बुक के अंदर मेंशन है। आई थिंक इफ यू हैव बुक्स, सो आप इवन जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज बच्चे ज्वाइन करते हैं हम उनको तो फ्रीली दे देते हैं, या बाहर से अगर आप मिले तो आप इसको परचेज करें, और उसमें देखिए ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अगर साइकोलॉजी या साइंस आया हुआ है एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम इफ दे हैव आस्क्ड, सो डेफिनेटली यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग हाउ टू राइट। और मैं आपको ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने ये बातें आपको बताई कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको क्वेश्चन बुक से देख लेना है, और इसको लिखना कैसे है इवन मैंने बुक्स में भी मेंशन किया है, आई विल टेल आल्सो एट हियर, राइट। और उसके बाद जो आप अगर शिद्दत से देखो, सो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज्यादातर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दैट इज अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, यू कैन डू दैट, यू कैन यूज दैट। इवन रॉबर्ट बेरेन, एनसीईआरटी में तो बहुत कम लिखा हुआ है, देन बट यू कैन रीड एनसीईआरटी। AK सिंह बुक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस, तो उसको भी आप यूज करें, right? Approaches means how many approaches are there? You know, structuralism to multiculturalism total 10 approaches are there. अब मैं एक बार जल्दी से उन अप्रोच के नाम बता देता हूं, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और उसमें कोई अप्रोच मिस किया हो, तो एक बार याद आ जाए कि हाँ, या फिर सीख भी लेंगे कौन सा मैंने मिस किया हुआ। Like first is structuralism, then second is functionalism, third is behavioralism, fourth is gestaltism, and fifth is that is psychoanalysis, and sixth is that is humanism, and seventh is that is cognitive approach, eight is आठवें नंबर पे जो आएगा that is initially evolutionary approach, or you can say biological approach, then 10th
no, 9 number is existentialism and 10 number is multiculturalism. So total how much are there? Total 10 approaches are there. अब अगर आपने कभी अच्छे तरह से पढ़ा हो तो आपने कंक्लूजन भी निकाल लिया होगा कि लाइक बिहेवियरिज्म वाज पैरेलल टू गेस्टाल्टिज्म, एंड फिर ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बिहेवियरिज्म की क्रिटिसिज्म करता है प्लस साइको एनालिसिस की क्रिटिसिज्म करता है, वहीं से बन जाता है हमारा ह्यूमनिज्म। देन अगर आपने सीखा होगा तो ये भी पता होगा स्ट्रक्चरलिज्म से और गेस्टाल्टिज्म से मिल करके ही आगे बन गया था कॉग्निटिविज्म, एंड ह्यूमनिज्म से ही आगे एक्सटेंड होकर के existentialism bana. So this is a basically principles, these are the formulas, right, which I used to teach in class, and which I want to say you should develop yourself, no need to only my formulas, आप अपना खुद develop करो। हाँ, questions जब भी पढ़ो इस approaches को तो सोचो जरूर, thinking करो। तो approaches से कौन कौन से questions आए according to my book? my book का मतलब मैंने question paper ही previous year से लिया हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 22, 26, 30, 35, 36 नंबर, राइट। सो ऑलमोस्ट अब इतना समझ में आ गया कि हमें किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए पढ़ते समय। आप ऐसे उलूल जुलूल की चीजें पढ़ेंगे जो नॉनसेंसियस स्टूपिड होंगी, सो दैट विल वेस्ट योर टाइम एंड यू मे मेक अ गुड नोट्स बाय द समवन्स एडवाइस, डोंट फॉलो दैट। मैं आपको ये तो अपनी मर्जी से बता नहीं रहा हूँ, ये तो सब प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इसको फॉलो करो। एंड देन नेक्स्ट इज देन एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को करने के लिए आपको थोड़ी सी पेपर 2 की तरफ जाना चाहिए। दिस इज माय हम्बल सजेशन टू एवरीवन, राइट। जिससे मैं हर बच्चे से बोलता हूं कि आप पेपर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी समझने के लिए 2 जगहों पे आप जाएं, या 2 मटेरियल्स यू नीड टू यूज। फर्स्ट इज करंट अफेयर। इसके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा बेटे। क्यों? क्योंकि करंट में कई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में पूछी जाती। एग्जाम्पल इन 2015 यूपीएससी हैज आस्क कि हाउ साइकोलॉजी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ या इन द स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में साइकोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्वेश्चन आया। फिर 2021 एंड 2022 में 22 में तो नहीं है बट 2020 एंड 2021 में 2 सालों में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ साइकोलॉजिस्ट हैज कंट्रीब्यूटेड एट द पीरियड ऑफ कोविड। कोविड में कैसे साइकोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो भी करंट अफेयर पे बेस्ड है। अब आप इसके लिए किसी भी एनसीईआरटी रॉबर्ट बेरिन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू कैन गो टू एनी करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर में ऐसी बहुत घटनाएं साइकोलॉजी में आती रहती हैं, तो वहां से ले सकते हैं। और दूसरा अखबार से भी ले सकते हैं। थर्ड आप अपने मन से भी चाहे तो आप अगर गुड एप्लीकेशन एबिलिटी है तो यू कैन राइट ऑल्सो बाय योर सेल्फ। सो एप्लीकेशन के लिए करंट अफेयर इसलिए जानना जरूरी है। इसके लिए कोई स्टैटिक बुक काम नहीं करेगी, आपको मैं फिर से बोल दूं, कोई भी स्टैटिक बुक काम नहीं करेगी। देन थर्ड पॉइंट, देन नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपने पेपर 2 पढ़ा होगा, आप पेपर 2 का पढ़ा नहीं होगा तो सिलेबस जरूर देखा होगा। पेपर 2 में बहुत सारे थीम्स लिखे हैं, जैसे साइकोपैथोलॉजी, तो साइकोपैथोलॉजी का एक थीम है। देन साइकोमेट्रिक्स का एक थीम है, साइकोमेट्रिक्स का एक थीम है। देन साइकोथेरेपी का एक थीम आया हुआ है, यूनिट 3। देन एजुकेशन में, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस में, देन एजुकेशंस में, देन कम्युनिटी साइकोलॉजी में, देन इट इज नेशनल इंटीग्रेशन, सो मीडिया एंड एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स। सो मीन्स अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एरिया में साइकोलॉजी को अप्लाई करने का सिलेबस लिखा हुआ है इन पेपर 2। तो पेपर 2 वाले जो हेडिंग्स है, उन्हीं हेडिंग को बेस बना करके पेपर 1 का एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। Getting my points? What I want to say? Initially, I want to focus or draw your attention towards how you can write application of psychology's question without too much understanding, without too much reading of current affairs, knowledge, etc., etc. जो भी कहें। तो आप इसी पे ध्यान दो कि आप पेपर 2 में क्या सिलेबस है, और वही सिलेबस अलग अलग डायमेंशंस को अप्लाई करके दिखाया गया। उसी को आप पेपर 1 का बेस बना के लिख सकते हैं।
अब इसमें जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने बहुत कॉपीज़ में मैंने देखा हुआ है, अगर आप लिखें तो उसको बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने देखा कि जब बच्चा एप्लीकेशन लिखता है तो बहुत नैरो सोच पे लिखता है, बहुत ही हल्के लेवल पे लिखता है। एप्लीकेशन हमेशा ब्रॉड लिखना है और मल्टी डायमेंशनल लिखना है। मीन्स अब बच्चा लिख रहा है कि सपोज क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ साइकोलॉजिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट या साइकोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट इन कोविड-19। ठीक है, तो पहले बोल दिया कि वो काउंसलिंग में कर रहा है, फिर थोड़ी देर में लिख रहा है गाइडेंस में लिख रहा है, फिर थोड़ी देर में वो अगला पॉइंट बना के लिख रहा है कि ये लोगों को एजुकेट करने में हेल्प किया, फिर तीसरा ऐसे। मीन्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या बहुत मेजर डिफरेंस तो आप नहीं बताएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को अलग अलग लिखने से बचना है आपको इन दोनों को एक ही साथ लिखना है, राइट। तो अब यहां से आप सीधा एक ही लाइन में लिखें कि साइकोलॉजी हेल्प्स इन कोविड बाई गिविंग कंट्रीब्यूशन थ्रू द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक ही हेडिंग बनाएं। सिमिलरली अब जैसे वर्चुअल काउंसलिंग बहुत तेजी से हो रही थी क्योंकि कोविड में घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो वहाँ वर्चुअल काउंसलिंग। अब वर्चुअल काउंसलिंग को कैसे लिंक करो? पेपर 2 में हमारा एक टॉपिक है मास मीडिया, राइट। तो मास मीडिया में साइकोलॉजी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ से कनेक्ट कर लो। तो मीन्स यू मस्ट हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग। विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कैन नॉट राइट इट्स आंसर, राइट। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और तभी आप इसका लिख पाएंगे, राइट। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखें, करंट अफेयर्स एंड पेपर सेकेंड, प्लस आप अपनी कोई और एडिशनल स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। व्हाई आई विल स्टॉप इन दैट केस, देयर इज नो माय राइट, है ना। तो अब क्वेश्चन कौन कौन से आए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 2, 8, 10, 14, देन 16, 24, 28, 29, 31, 38। सो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और फिर आप देखो उसके नंबर, उसके नीचे जो नंबर्स लिखे हैं लाइक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मिसलेनियस, तो इनमें से सिर्फ देखा जाए 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इनिशियली व्हाइल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन यूनिट, योर फोकस शुड बी ऑन ओनली 3 टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज अ साइंस, सेकेंड इट्स अप्रोचेस, थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब आप कहोगे क्या सर हम इसको छोड़ सकते हैं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, छोड़ने का केस तब आप कर सकते हैं जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं प्रिपेयर ही नहीं करना चाहता। रीडिंग कर लो, रीडिंग करने के बाद इसके ऊपर बहुत बेहतरीन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप प्रिपेयर भी कर लिए, हो सकता है चांसेस है कि वो ना आए, या आ भी गया तो कॉस्ट और बेनिफिट बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा और बेनिफिट हो सकता है 5-10% प्रोबेबिलिटी बन रही हो पेपर में आने का। सो उसके बेस पे आप इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे। अवॉइड करना है, क्योंकि प्रिपरेशन इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क, इट इज़ अबाउट ऑल्सो स्मार्ट वर्क। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। इवन आई हैव सीन, मैंने ऐसे भी केसेस देखे, साइकोलॉजी से एमए किया हुआ बच्चा, बीए किया हुआ बच्चा उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना कि नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा किया। जैसे वो इंजीनियरिंग का बच्चा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पावर बहुत अच्छी है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, वो ट्रेडिशनली नहीं लिख रहा है, ही इज राइटिंग विद अ न्यू अप्रोच और देयर ओन अप्रोच। और जो बीएमए का बच्चा वो कई बार कन्वेंशनल हो जाता है, वो एक ही पैटर्न को इज फॉलोइंग दैट, सो दैट इज अगेन डिजास्टर्स एंड डेंजरस। सो आप बचें, आप फोकस करें 3 सेगमेंट के ऊपर। अब इन तीनों सेगमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है उस पर हम लोग बातें कर सकते हैं और करेंगे भी। आपका फंडामेंटल राइट है, राइट। सो लेट्स प्रोसीड दैट। हाँ, ओके, सॉरी। तो हम प्रोसीड करते हैं अब इस सेगमेंट को लेकर के। हाँ, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट हियर, जैसे आपको साइकोलॉजी जैसे साइंस लिखना है तो क्या बातें ध्यान में रखें। देखो, कुछ इसके लिए एक तो ट्रेडिशनल तरीका है और कन्वेंशनल वे बोलता हूं मैं उसको। और कन्वेंशनल वे इज दैट, आप बोले पहले थोड़ी सी मैं यहाँ टीचिंग भी करा देता हूँ। लाइक साइकोलॉजी जब साइंस हम प्रूव करना चाहते हैं, सो इनिशियली साइंस आर 2 टाइप्स, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस?
Science are two types. There is two types of science. Initially, I will write again. There is two types of science. One is pure science, right? Other is a normative science. Normative science. Pure science means what is. Pure science means what is. What is means whenever you have a single reason. किसी भी चीज के लिए अगर सिंगल रीजन है तो प्योर साइंस है. लाइक फिजिक्स इज अ प्योर साइंस. If any object will fall on the ground, there is a single reason, that is gravity. But if you will see in the psychology, there is a depression. Depression have not a single reason. It means psychology is not a pure science. So what is in normative science? Normative science means what ought to be. What ought to be. क्या हो सकता है. So like political science, economics, history, geography, all the humanities subjects are basically normative science, right? Whereas history, biology, these science are basically pure science. So psychology is not a pure science. तो जब भी कहीं भी लिखो, conclusion लिखो, तो आप इस word को use करो कि psychology is a science but not a pure science, it is a normative science. तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई और आपने अपनी बातें भी कह दी और सच्चाई भी बोल दी, प्लस आपने बैलेंस अप्रोच भी रखा. देन अब इसको साइंस लिखने के लिए आप देखें कुछ इसके की पॉइंट्स होते हैं. जैसे आप इसके आंसर्स को अगर लिखें तो कुछ की पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करें, राइट? जैसे इसमें एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, या साइकोलॉजी में साइंस में एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, राइट? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस इज देयर. कोई भी चीज साइंस बनाने के लिए ऑब्जर्वेशंस तो करना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशंस मींस होता परसिस्टेंट परसेप्शन और कंटिन्यूअस परसेप्शन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे. फिर साइंस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक सिस्टमैटिक होता है. You can take example of pen, you can take the smart boards. वो systematically operate नहीं करेंगे, लैपटॉप को systematically operate नहीं करेंगे, so it will not function. Similarly, science is systematic, right? And what about psychology? Psychology is again systematic. You can ask psychology कैसे systematic है? Psychology actually start from sense organ. Sense organ से sensation बनेगा. सेंसेशन से ही परसेप्शन बनेगा. परसेप्शन विल क्रिएट लर्निंग. लर्निंग विल क्रिएट मेमोरी. मेमोरी विल क्रिएट थिंकिंग. थिंकिंग विल क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग विल क्रिएट कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट विल क्रिएट योर एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स. सो साइकोलॉजी ऑल्सो इज सिस्टमैटिक बाय दिस लॉ. तो बोल सकते हैं तुम्हें इस वर्ड को जरूर दिखाना है अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करो कि साइकोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है. Then second, if you are going to prove the next thing, तो आप इसमें मेजर जरूर लिखें, राइट? मेजर, क्योंकि साइंस में चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल हीट, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट मीन्स साइंस अगर मेजरमेंट होता है तो क्या साइकोलॉजी में भी मेजरमेंट होता है? यस. वी मेजर्स इनिशियली एटलीस्ट 6-7 ह्यूमन abilities or human mental processes like intelligence को हम मेजर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी मेजर्स करते हैं, पर्सनैलिटी मेजरमेंट करते हैं, एटीट्यूड्स मेजर स्केलिंग करते हैं, एप्टीट्यूड्स मेजर करते हैं, एंड देन हियर इज साइकोमेट दैट इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज ऑल्सो. तो मीन्स साइकोलॉजी में मेजरमेंट्स होता है, हाँ, बट वहाँ प्योर नहीं होगा, वहाँ एब्सोल्यूट नहीं होता, वहाँ पर ट्रू नहीं होगा, वहाँ ऑर्बिट्री जीरो होगा. सो मीन्स साइकोलॉजी में मेजरमेंट्स होगा. आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना और आप जब भी लिखो साइकोलॉजी एज अ साइंस तो मेजरमेंट्स वर्ड्स को हाईलाइट जरूर करो. देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजी. साइंस की जो चीज़ें होती हैं, अब आप देखें कि वो एक रिलायबल एंड वैलिड तरीके से काम करती हैं. मीन्स देयर इज एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, रिलायबल एंड वैलिड. इवन ये सेकेंडरी वर्ड से इट इज डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस का आप इसको यूज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो. तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि साइंस की चीजें रिलायबल एंड वैलिड होती है, उसकी एक टाइम पीरियड होता है, फंक्शनिंग पीरियड होता है, उस समय तक काम करती हैं.
तो साइकोलॉजी में भी ऐसे एक डेवलपमेंटल अप्रोच होता है, तो देयर इज सम फंक्शनल फिक्सेशनेस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन यूज, बट इस वर्ड को आप अवॉइड भी कर सकते हैं. देन इट्स एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, आप देखिए साइंस को अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सो साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी अप्लाई, इसको भी आप अलग अलग जगहों में अप्लाई कर सकते हैं. देन इसमें और भी पॉइंट्स आप अगर लिखना चाहें अपनी चॉइस से, एटलीस्ट 4-5 वर्ड्स यू शुड मस्ट राइट व्हाइल यू आर प्रूविंग साइकोलॉजी इज अ साइंस. तो साइंस को लिखने के लिए अब साइकोलॉजी साइंस क्यों नहीं है, तो इसको भी प्रूव करना पड़े तो आप बता सकते हो, क्योंकि इसका इट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट, एंड ये सब्जेक्टिव होता है, जैसे यहाँ साइंस में चीजें ऑब्जेक्टिव होती है, राइट, देयर इज ऑब्जेक्टिविटी, बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजी, देयर इज अ सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी मीन्स, बिकॉज आपने जरूर पढ़ा होगा साइकोलॉजी के 4 बड़े कीवर्ड्स, 4 big characteristics. That first is that psychology is a son of capitalism. Second, that psychology is a subject of individual. Psychology deals with contemporary. Then psychology is a normative science. ये 4 नेचर आप जरूर माइंड में रखें, और हर आंसर में जब खास उस इंट्रोडक्शन का आंसर है तो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन हाईलाइट दिस. सो साइकोलॉजी प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होगा. लाइक योर इमोशन, योर मेमोरी, योर थिंकिंग विल बी नॉट सेम एज टू अदर्स. अदर्स हैव अदर मेमोरी, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं. तो इस वजह से साइकोलॉजी तो प्योरली साइंस नहीं है, आप इसको कहेंगे. देन नेक्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप ऐसे कुछ और पॉइंट्स बनाओ, राइट, जैसे कि एक नॉर्मेटिव होता है एंड इट्स कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होगा, मीन्स मेनी मोर पॉइंट्स, राइट. ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसलिए साइकोलॉजी जो प्योर साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, राइट. सो इनिशियली आई वांट टू टेल यू शुड मस्ट, जो इस बात से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता था कि देखो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो व्हाट यू शुड मस्ट डू, यू शुड मस्ट फॉलो, यू मस्ट डेवलप सम कीवर्ड्स. आई थिंक कीवर्ड्स कैसे डेवलप करना, किस में डेवलप करना, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट. अब साइकोलॉजी साइंस में कुछ कीवर्ड्स आप बना लो, अप्रोचेस में भी कीवर्ड्स बना लो, एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी में कीवर्ड्स बना लो. देन इंटरडिसिप्लिनरी, इन सब में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो इससे आप अवॉइड भी कर सकते हैं. लाइक जैसे इस बार भी क्वेश्चन था, तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्योंकि लास्ट टाइम में जो था वो दैट इज दे हैव आस्क साइकोलॉजी इज साइंस, जिसमें कॉमन सेंस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था. सो 2022 में दे आस्क एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो पहला ही क्वेश्चन था दैट इज 2022 में. सो यू शुड ध्यान में रखो, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फोकस आंसर लिखते समय इन्हीं 3 पॉइंट पर हो, राइट. सो आई थिंक आपको कुछ जरूर समझ में आ गया होगा. इस यूनिट को पढ़ने के लिए आप क्या करना चाहिए, और पढ़ने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करें, और अगर आपने मटेरियल को सही से कर लिया तो उसके क्वेश्चंस PYQ के थ्रू जरूर जाएं. अब आप इतनी अगर PYQs को सॉल्व किया, सो PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने सॉल्व कर लिया, देन अब आपको अगर कोई भी टेस्ट सीरीज में लिखना हुआ, टीचर ने कुछ अपने क्वेश्चंस बना के दिए, यू कैन इजीली राइट, आप उसको लिख सकते हो अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा तो. हाँ, इन केस आपको अगर कुछ इश्यूज होता है, सच ऐसा कि आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे इसका आंसर कैसे लिखना है, फॉर दैट आई टेक द PYQ क्लास ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, तो आप उसमें आ जाओ. या फिर आप जब भी आप इस वीडियोस को देखना तो आप जरूर कमेंट करना कि सर मुझे किस आंसर या कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. इवन मेरे नंबर्स मेरे ऑफिस से मिल जाएंगे, आप एक बार अगर बोलेंगे तो आपको बता देंगे कि आप कब किस टाइम पे कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें पूछें, और उसका आंसर्स
जैसे हम क्लास में बच्चों को लिख करके दिखाते हैं वैसे आपको भी बताएंगे। सो आई होप बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट यू मस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। सो थैंक यू, जय हिंद।